हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप 18 एलिमेंट्स और ये टॉपिक भी हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स से ही है और 12th क्लास का पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट टॉपिक यही है। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स कौन से होते हैं। बेसिकली हम इनको नोबल गैसेस के नाम से या इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। नोबल और इनर्ट क्यों हैं ये, ठीक है, और मतलब इनर्ट होने का मतलब ही ये होता है कि रिएक्ट नहीं करते। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ओवरऑल आपके सारे डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, जो भी आप लोग नोबल गैसेस को लेकर डाउट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स में हमारे आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो हीलियम से लेकर और रेडॉन तक ये सभी ग्रुप 18 के अंदर आते हैं। ये सभी नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस के नाम से भी जाने जाते हैं। इनर्ट या नोबल, इनका मीनिंग क्या होता है? दिस मीन्स दैट दीज एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट एंड डू नॉट टेक पार्ट इन एनी रिएक्शन। तो ये क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स सभी केमिकली इनर्ट होते हैं और किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब इनकी अकरेंस की बात कर लेते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं और इनके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन अ फ्री स्टेट बिसाइड रेडॉन। तो एटमॉस्फेयर में ये सभी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में पानी का रीज़न भी यही है क्योंकि ये क्या होते हैं, इनर्ट और आसानी से रिएक्शन नहीं करते। बिसाइड्स रेडॉन देयर इज़ every other noble gases in the atmosphere. Argon alone represents 0.93% of the overall atmosphere. तो इनमें से जो आर्गन होता है ये 0.93% पूरे एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम कैरी करता है। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर वी कैन प्रिपेयर दिस एलिमेंट। तो अगर हम आर्गन की बात करें तो हम इसको लिक्विड एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इन सम वाटर स्प्रिंग्स वी कैन फाइंड नियॉन, हीलियम एंड आर्गन एज डिसइंटीग्रेटेड गैसेस। तो ये हम डिसइंटीग्रेटेड गैसेस की फॉर्म में नियॉन, हीलियम और आर्गन भी पाए जाते हैं। वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन रेडॉन बाय डिक्लाइनिंग मिनरल्स ऑफ रेडियम एंड थोरियम। इनमें से जो रेडॉन होता है ये नहीं पाया जाता फ्री स्टेट में, और क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनकी ये सभी कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स पाया जाता है। दिस फोर्स इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगर हम इस फोर्स की इंक्रीज़ की बात करें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर या फिर हीलियम से रेडॉन तक ये फोर्स इंक्रीज होता है। दिस इज़ ड्यू टू एन एक्सपेंशन इन द पोलराइजिंग कैपेसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। और इसके पीछे रीज़न है क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, पोलराइजिंग कैपेसिटी एक्सपेंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल नेचर वी फाइंड दीज एलिमेंट्स एज मोनो एटॉमिक गैसेज इन अ फ्री स्टेट। तो ये सभी स्टेबल होते हैं और स्टेबल होने की वजह से ही ये मोनो एटॉमिक गैसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं। दीज एग्जाइबिट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। वी कैन एट्रीब्यूट दिस to the weak van der Waals forces. The melting and boiling point increase as we move down the group. तो जैसे भी मैंने बताया इनके एटम्स के बीच में क्या पाया जाता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स पाया जाता है और यही रीज़न होता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होने का। और अभी मैंने ये भी बताया कि ग्रुप में आगे जाने पर वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम इनकी एलिमेंट्स को कंडेंस करें, वी कैन कंडेंस दीज एलिमेंट्स एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। मतलब हम इनके कंडेंस की अगर बात करें तो ये बहुत कम लो टेम्परेचर पर कंडेंस हो जाती है। और जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा या ग्रुप में आगे बढ़ेंगे तो जो इनका लिक्विफेक्शन है ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब इनको लिक्विड में चेंज करने के लिए कंडेंसेशन जो है इनका ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें या फिर अगर हम कहें इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बात करें तो सिर्फ हीलियम को छोड़कर इन सभी एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। या अगर हम ये कहें कि इनका वैलेंस
शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। और यही एक रीज़न होता है जिस वजह से ये केमिकली इनर्ट भी कहलाए जाते हैं या फिर नोबल भी कहलाए जाते हैं। दस दे एग्जाइबिट ए स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी है, इसी वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं, लेकिन हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम जो है इस फैमिली का फर्स्ट मेंबर है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है। बट हीलियम एग्जाइबिट ए डबलेट कॉन्फ़िगरेशन। ये भी डबलेट की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज गैसेज आर NH2 NP6। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है हमारा NH2 NP6। तो यहाँ आप देख सकते हैं वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन हीलियम को छोड़कर। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं इनकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हीलियम का है 1s2, नियोन का है, हीलियम का 1s2 है, नियोन का 1s2 2s2 2p6। इसी तरह आर्गन का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6। क्रिप्टॉन में आते हैं 4s2 4p6, जेनॉन में 5s2 5p6 एंड रेडॉन में 6s2 6p6। तो ओवरऑल ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सभी में आप देख सकते हैं, सब में क्या है, सब एलिमेंट्स में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक्सेप्ट हीलियम। ठीक है, हीलियम में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनका एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस। द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 18 हैव वेरी स्मॉल एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीज डाउन द ग्रुप विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल। तो जैसे जैसे इनके ग्रुप में हम आगे बढ़ते हैं या हीलियम से रेडॉन तक आगे जाते हैं, इनका जो एटॉमिक रेडियाई होती है ये इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, तो नोबल गैसेस में जैसे मैंने अभी बताया इनके पास क्या होते हैं, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल है। तो स्टेबल होने स्टेबल होने के कारण क्या होगा कि ये आसानी से आयनाइज नहीं होंगे, या अगर हम कहें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए आवश्यक एनर्जी की अमाउंट। लेकिन यहाँ पर इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं करेंगे। तो इनके इस इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कराने के लिए इनको एनर्जी ज़्यादा देनी होती है, तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ेंगे इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। ठीक है, ग्रुप में आगे बढ़ने पर क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, एटम का साइज़ बढ़ता है, और जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेम रीज़न यहाँ पर भी है, जैसे अभी मैंने बताया कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन या बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन इनका कंप्लीट है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते या इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं करते। सेम यही चीज़ यहाँ पर होंगी, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं करते। ठीक है, मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम, दस दे एग्जाइबिट स्टेबल ऑक्टेट। ठीक है, और जिस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। लार्ज पॉजिटिव वैल्यू हमारी कब होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होगी तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब वो एनर्जी खुद से रिलीज़ होती है तो वो नेगेटिव में आती है। अब जो एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनको हमें एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कराने के लिए, तो वो वाली एनर्जी हमारी आती है पॉजिटिव। तो इस वजह से ये खुद तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनको बाहर से एनर्जी देनी होगी और वो भी ज़्यादा। तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो अभी मैंने रीज़न बताया क्योंकि इनकी वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, प्लस इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव हाई होती है, तो इस वजह से ये क्या होंगे, केमिकली इनर्ट। तो इसको आप सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे, दीज एलिमेंट्स आर केमिकली लेटेंट बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैंने बताया। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी लो होना और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होना भी एक रिएक्टिविटी हाई
रीज़न बताते हैं, यानी कि रिएक्टिविटी हाई होती है उन एलिमेंट्स की जिनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। यहाँ पर दोनों ही चीज़ नहीं है, यानी कि दोनों ही रीज़न नहीं है, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो अभी मैंने बताया कि जब ये केमिकली इनर्ट होते हैं तो ये आसानी से कंपाउंड नहीं फॉर्म करते हैं। इनमें से सिर्फ जिनोन एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्लोरीन के साथ कंबाइन होके कुछ कंपाउंड्स बना लेता है, जो कि एक जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड होते हैं और एक होता है जिनोन ऑक्सीजन के साथ। तो चलिए जिनोन फ्लोरीन देख लेते हैं। तो जिनोन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से XeF2, XeF4, XeF6 टाइप के कंपाउंड्स बनाता है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनाएगा बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट अंडर एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन रखते हुए। तो यहाँ पर अगर हम देखें Xe और F2 अगर डायरेक्ट कंबाइन होंगे तो तीनों टाइप के हमारे कंपाउंड्स मिलते हैं, जो कि यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाए। तो आप देख सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर अलग है टेम्परेचर, यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है, प्रेशर भी अलग है। तो इस हिसाब से बनेंगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। ठीक है, यहाँ पर XeF6 जो XeF6, XeO4, XeF4 और O2F2 के कॉम्बिनेशन से भी बन जाता है। ठीक है, XeF6 कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ XeF4 एंड O2F2 एट 143 K, 143 टेम्परेचर है ये। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो XeF2, XeF4 और XeF6 सभी क्या होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और सबलाइम होते हैं रेडिली एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। और ये सभी एलिमेंट्स जो होते हैं पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं, पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन वाले कंपाउंड भी देख लेते हैं, जो कि जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड होते हैं, प्लस फ्लोरीन भी इनमें होता है। तो इसमें पहला कंपाउंड है हमारा XeO3। तो XeO3 की अगर हम बात करें, XeO3 बनेगा कैसे, ये बनता है XeF4 के हाइड्रोलाइसिस। तो जब XeF4 का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो हमारा क्या बनेगा, XeO3 बनता है। ठीक है, और XeF6 के हाइड्रोलाइसिस से भी हमारा XeO3 बन जाता है। ठीक है, XeF6 का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब भी हमारा क्या बन जाएगा, XeO3। तो XeO3 जो होता है कलरलेस और एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये देख सकते हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी स्ट्रक्चर होगी इसकी, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं XeO4, OF4 एंड XeO2F2। तो ये भी हमें कहाँ से मिलेंगे, XeF6 के हाइड्रोलाइसिस से, लेकिन वहाँ इनका हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है। तो अगर हम XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें या वाटर मॉलिक्यूल कम लें तो जिनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड मतलब XeOF4 बनेगा, और अगर हम 2H2O मॉलिक्यूल लें तो क्या होगा, जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड XeO2F2। ठीक है, तो इनमें से XeOF4 जो होता है ये कलरलेस होता है, वॉलेटाइल लिक्विड होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर पिरामिडल मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होती है। आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रक्चर दिखाई है, ये स्ट्रक्चर है हमारी XeOF4 की। ठीक है, XeOF4 की स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है हमारी XeO2F2 की। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, और अगर आपने नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।